बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। जैसा कि हमारे तमाम नाजरीन, हमारे व्यूअर्स, हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले, उनको पता है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। जो भी ग्राउंड रियलिटी के ऊपर लोगों के मसाइल होते हैं या हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, जिस कंप्लेंट्स के साथ ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है, हमारा ये विजन है कि हम उस मसले को उठाएं, उनकी जो शिकायत होती है उसको कंसल्टेंट के सामने रखें और फिर उसके ऊपर आपको उसका हल बताएं। और बेसिकली हमारा जो पर्पस और विजन है हेल्थ स्पेशल शो का, वो ये है कि जितने भी हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, या जितने भी हमें लोग किसी भी जगह पे देखते हैं, उनको एजुकेट करना है कि अपनी बीमारी को समझिए कि आपकी बीमारी है क्या और उसको कौन सी स्पेशलिटी में जाके आपने टाइटल करना है और अपने आप को कैसे आपने सेहतमंद रखना है और आपने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक खूबसूरत जिस्म दिया है। अब इस जिस्म के अंदर बेशुमार ऐसे ऑर्गन हैं जिसकी एक्टिविटीज़ होती है, इसी तरह आपके हार्मोनल चेंजिंग होती है। तो ये सारा निज़ाम ज़िंदगी है, इसको अपने को बरकरार रखने के लिए, फिर इसके दरमियान किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए या सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ जाए या कोई बीमारी आ जाए या आपकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से कोई आपको वायरल डिजीज़ आ जाए या इसके अलावा कोई भी आपकी बॉडी के ऊपर फॉरेन बॉडी का अटैक हो सकता है, तो ये सारे मसाइल के ऊपर आपको वेल अवेयर करना हमारा पर्पज़ है। आज का जो हमारा शो होगा इसमें हम गायनी के ऊपर बात करेंगे। जच्चा बच्चा के जो मसाइल होते हैं, माँ जब होती है तो उसको जब आगे प्रेगनेंसी में उसने कन्वर्ट होना होता है, तो वहाँ पे जाके जो उसको इश्यूज आते हैं, जनाना बांझपन जिसको हम फीमेल इनफर्टिलिटी कहते हैं, उसके जो मसाइल आते हैं, फिर उसके साथ साथ पीसीओएस होते हैं, पीसीओडी होते हैं। ये बेसिकली ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी गायनोकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं या जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वो बेसिकली इन सारी बीमारियों को देखती हैं। तो अब हमारे मुल्क समेत पूरी दुनिया में मेल गायनोकोलॉजिस्ट भी होते हैं और फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट भी होती हैं। तो ये सारे मसाइल उन्हीं की डोमेन में आते हैं और वही इनके ऊपर प्रॉपर रोशनी डालते हैं और प्रॉपर आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दे रखी है, तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर ज़किया रहमान, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट तशरीफ रखती हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, या इसके अलावा कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमने हेपेटाइटिस बी है, सी है, एड्स है, या इस तरह की जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं, इनको स्क्रीन आउट कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कि हमारी पब्लिक के अंदर इस तरह के जो क्रोनिक मसाइल हैं वो चल रहे हैं या क्रोनिक डिजीज़ हो रही है। तो इन सारों के ऊपर आपको वेल अवेयर करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दे रखी है, वेरी फेमस हैं और मोस्ट पॉपुलर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा मजीद, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ हैं। चूँकि आज गायनी का सेशन है तो हमने इनको गायनी के सेशन में मदऊ किया है। तो डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट से। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब, जो पीसीओएस या पीसीओडी हैं, इनका बांझपन के साथ क्या लिंक है? अच्छा, डियर व्यूअर्स, पीसीओएस आजकल बहुत ही आम है, ख़ास तौर पे 20 से लेके 20 साल से उम्र की लेके 30 साल की उम्र तक, क्योंकि पता ही उस एज में चल रहा होता है। पीसीओ है क्या, सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी, पहले ये एक स्टेट होती है जो बाद में सिंड्रोम बन जाती है, क्योंकि जब इसमें डिफरेंट सिम्टम्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं, तो मल्टीपल ऑफ सिम्टम्स जब कलेक्टिव होते हैं तो हम उसे सिंड्रोम कहते हैं। जब तक हमारे पास एक सिम्टम होता है तो हम ये कह रहे होते हैं कि ये स्टेट है। जैसे कि अब डॉक्टर साहब ने पूछा कि इनफर्टिलिटी का इसमें क्या रोल है, क्यों ऐसा होता है, तो जो पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये पहले पता नहीं चल रही होती, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां हमारे पास आ रही होती हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की वजह से, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिस्टिक ओवरीज बन रही हों या क्या हो। पता तब चलता है जब वो जो है ना ज़वाजी ज़िंदगी में जो है ना जाती हैं, शादी होती है, और वो एज है आपकी रिप्रोडक्टिव एज 20 से लेके 30-32 साल तक।
अब 20 से 30-32 साल में जब ये बच्चियों को नहीं होता, 2 साल हो जाते हैं शादी को, फिर ये हमारे पास आते हैं और हम जब इन पे वर्कअप शुरू करते हैं तो पता ये चलता है कि इनके मेंसेस भी पहले से इरेगुलर्स थे, इनको जो है ना ये जो छोटे छोटे बाल निकल आते हैं, हेयरी से होते हैं, ये भी इनके साथ चल रहा था। और इसके अलावा जब हम इनका पूरा स्कैन्स करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि छोटी छोटी ओवरीज जो कि स्टार शेप्स होती हैं वो भी बन रही थी। होता यह है पीसीओएस में कि जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं वो नहीं बन रहे होते और एंड्रोजन लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मेल हार्मोन्स है। ओवुलेशन हो नहीं रही होती जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पीसीओएस और बांझपन का आपस में कनेक्शन है। जब तक ओवुलेशन नहीं होगी तब तक कैसे जो है ना वो फर्टाइल हो सकेगी। उसके बाद फिर हम इसकी ट्रीटमेंट पे जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फातिमा, आपको भी हम साथ साथ प्रोग्राम में इन करते हैं कि आप जब स्क्रीनिंग करती हैं पब्लिक जगह पे जाके, या आप देखती हैं भी किसी भी लोकल एरियाज़ के अंदर आपने जब स्क्रीनिंग करनी होती है, थ्रू कैंपिंग करनी होती है, या आपने अवेयरनेस के लिए कोई सेमिनार्स करने होते हैं, तो इसमें आपको क्या मुश्किलात होती हैं? जी डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्रीनिंग बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द अर्ली डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन फॉर एनी वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस। मसाइल की आपने बात की है, जैसे कि आपको पता है कि वी आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्री एंड लाइक अदर डेवलपिंग कंट्री, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी कह लें कि बीमारी को स्क्रीन करने का जो है वो कोई कल्चर नहीं है। ठीक है। अब बहुत सी वायरल डिजीज अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो आपको पता है कि स्टिग्मेटाइज्ड है, हमारी सोसाइटी के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लें कि जब किसी स्पेसिफिक जगह पे, लेट्स सपोज मैं HIV की कैंपिंग की अगर बात करती हूँ, तो उसके लिए पहले हमें सोशल मोबिलाइजेशन करवानी पड़ती है किसी पर्टिकुलर UC विलेज या जहाँ पे भी हम प्लान कर रहे होते हैं। तो जब वो नाम HIV कह लें आप, या कह लें कि काला यरकान या पीला यरकान की स्क्रीनिंग की जब बात की जाती है, कैंपिंग की जाती है, या आप कह लें बैनर लगाए जाते हैं, तो कम्युनिटी उस तरह से एंगेज नहीं होती, रिलक्टेंट होती है कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ क्योंकि ज्यादातर वायरल डिजीजेज जो है वो हमारी सोसाइटी में स्टिग्मेटाइज्ड है। तो एक तो हमें ये बहुत ज्यादा बैरियर का सामना करना पड़ता है, इतना ज्यादा आप कह लें कि इकोनॉमिक्स हमारा इसके ऊपर आ रहा होता है, हम बजट हमारा इन्वॉल्व होता है। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले तो ये कि प्री स्क्रीनिंग जो है वो हमें एक पायलटिंग करनी पड़ती है कि हम ग्राउंड लेवल पे जाके कम्युनिटीज के साथ एंगेज हों, उनको बताएं कि इसकी अर्ली डिटेक्शन या ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पहले कराना क्यों जरूरी है। उस मकसद के लिए जब मैं अपने लेवल पे स्क्रीनिंग करती हूँ, या जो हम डिफरेंट तरह के सेमिनार्स या कह लें किस तरह से कैंपिंग करवाते हैं, तो अपनी टीम को एंगेज करते हैं। वो प्री स्क्रीनिंग जाके लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस का बताते हैं और बताते हैं कि इसका मुकम्मल तौर पर इलाज मौजूद है और बर वक्त इलाज से आप जो है वो मजीद कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो ये हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है जब हम अपनी जो है वो हैंडमेड किट्स या टूल्स लेके आप कह लें कि कैंपिंग के लिए या मार्केट में कम्युनिटी को एंगेज करने जाते हैं। तो इस मकसद के लिए सेमिनार से पहले आप कह लें कि मैस मीडिया कैंपेन करवाना और इस तरह के कंसल्टेंट्स को ऑन बोर्ड या इन फोरम पे लेके आना कि स्क्रीनिंग से पहले उनको इस बीमारी के बारे में मुकम्मल आगाही फराहम की जाए कि अगर ये स्टेज या बीमारी प्री कह लें कि इनिशियल स्टेज पे इसको कंट्रोल ना किया गया तो आगे एडवांस जाके इसकी मजीद कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। वो ना सिर्फ मुल्क के ऊपर बर्डन है, इकोनॉमिकल बर्डन है, बल्कि पूरी फैमिली के ऊपर भी इकोनॉमिकल बर्डन है। फॉर एग्जाम्पल थैलेसीमिया की अगर मैं बात करूँ। जी। अच्छा डॉक्टर ज़किया, चूँकि आप प्रैक्टिस में भी हैं और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इसमें, मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर भी, फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि स्क्रीनिंग की कि हमें HCV, HBsAg या HIV, जिसको हम काला यरकान, पीला यरकान और एड्स कहते हैं, तो इनकी जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो हमने देखा है कि हमारी फैमिली में भी इसकी रेजिस्टेंस होती है कि जी इसको कहाँ से हो गया, ये इसको कैसे हो गया। तो आप एज ए गायनोकोलॉजिस्ट ये समझती हैं कि जब भी कोई रिश्ता, अज़वाजी रिश्ते में जब आप कन्वर्ट होते हैं या एंगेज होते हैं तो ये स्क्रीनिंग उनको करवा लेनी चाहिए ताकि आने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके बच्चों के ऊपर वो ना हो? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहिबा ने थैलासीमिया की बात की, तो थैलासीमिया जो है ना एक बहुत बड़ा बर्डन है क्या कहते हैं फैमिली के ऊपर, कि अगर हमने थैलासीमिया मेजर के ही बच्चे पैदा करने हैं और सारी ज़िंदगी उनको लेके चलना है, उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, तो वो फिज़िकली, मोरली, हर तरह से जो है ना आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि जब भी बच्चे अज़वाजी ज़िंदगी में या इनके लिए हम प्लान्स कर रहे होते हैं तो सबसे
पहले इनके सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि थैलेसीमिया का क्या मतलब कितनी है, मेजर है क्या। क्योंकि जब आपस में जीन की म्यूटेशन होती है तो ये बहुत दूर तक जाके बात पहुंच जाती है। तो हर जितने भी वायरल डिजीज हैं, और वैसे भी हर बंदे को, मतलब मेरा ये पैगाम सबके लिए है कि इट्स नॉट नेसेसरी गायनाकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पर्सन को हर 6 महीने के बाद अपने टेस्ट करवाने चाहिए, जो भी ये बेसिक टेस्ट होते हैं, और इसमें सारे ये वायरल टेस्ट भी होते हैं। उसकी वजह ये कि हमें नहीं पता कि हम कौन सी कब कैसे कोई चीज़ उठाते, कब हमें कट्स लग जाते, क्योंकि ये सारी जो डिजीजेज हैं ये ब्लड बॉर्न, ठीक है, उसी से ही जो है ना ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। बाज़ टाइम हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड देते हैं तो हमारे पास हेपेटाइटिस बी, सी, HIV इस तरह कन्वर्ट हो रहा होता है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ बच्चों के लिए कि वो जी लाइफ में एक ज़वाजी ज़िंदगी में जा रहे हैं तो उनके लिए करना चाहिए ताकि उनके बच्चे अब नॉर्मल ना पैदा हों या किसी डिजीज़ से ना हो, बल्कि हर पर्सन साल में एक दफ़ा अपने सारे बेसिक टेस्ट करवाए, और ख़ास तौर पे वायरल स्क्रीनिंग। ठीक है डॉक्टर फातिमा, जैसे चूँकि आप पब्लिक सेमिनार्स भी करती हैं, इस तरह डॉक्टर कम्युनिटी को भी एंगेज करती हैं, और हमने देखा है कि बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज, जैसे अभी रिसेंटली आपने एक प्रोग्राम किया स्मोक के ऊपर, तो चूँकि पब्लिक डोमेन के अंदर पब्लिक हेल्थ एज ए कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ के हवाले से आप ये समझती हैं कि हर क्लिनिकल ट्रायल में या हर हॉस्पिटल की जो OPD है वहाँ पे हर बंदे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें ये है कि जब हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ, आपने भी देखा है कि वहाँ पर्ची बनती है, फ्री पर्ची बन रही होती है। फ्री पर्ची बनने के बाद जब हम किसी भी OPD में मौजूद डॉक्टर को चेक करवाने जाते हैं तो चेकअप के बाद हमें जो है वो लिस्ट ऑफ टेस्ट पता दे देते हैं कि आप CBC करा लें, आप इसमें वो करवा लें, यूरिन कंप्लीट करवा लें, स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज HIV के ऊपर किसी भी किस्म की जो है वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसको स्क्रीनिंग, नॉर्मल स्क्रीनिंग का पार्ट बनाएं। ठीक है, HCV और HbSAg की मैं अगर बात करूं तो वो भी जब हम किसी प्रोसीजर की बात करते हैं, कोई माइनर या मेजर सर्जरी में जब हमने जाना होता है तो तब हमें स्क्रीनिंग के लिए कहा जाता है। अदरवाइज आप HIV का तो कह लें कि नॉर्मली भी हमें डायग्नोस्टिक का पार्ट वो नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पे इकोनॉमिकल बर्डन है, हॉस्पिटल उस तरह से इसकी किट्स को अफोर्ड नहीं कर रहे होते। लेकिन मैंने अपने, क्योंकि मेरा बेसिक जो सब्जेक्ट रहा है वो HIV रहा है, मैंने HIV पे काफी काम किया और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स किए मैंने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने पब्लिक सेक्टर की प्रैक्टिस देखी है, मैंने ऑलमोस्ट सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स को देखा है, वहां पे उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट को मैंडेटरी नहीं किया। जस्ट लाइक अदर, हाँ जी, फैसिलिटी नहीं है। हालांकि अदर स्क्रीनिंग किट्स जो है हमारे पास, डिस्पोजेबल किट्स जो होती हैं आपकी HbSAg की है, HCV की है, जस्ट लाइक HIV की भी उसी तरह से स्क्रीनिंग किट्स है। लेकिन हमने उसको अपने कल्चर का पार्ट नहीं बनाया हुआ। बहुत से हॉस्पिटल्स ने इसको कल्चर का पार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी, हमारे प्रीवियस MS थे सैयद मिठा टीचिंग हॉस्पिटल में, डॉक्टर मसूद साहब, उनको हमने रिकमेंडेशन दी और उन्होंने इस पे आगे बात भी की और वहां पे जो किट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी भी करवाई। और वो सैयद मिठा हॉस्पिटल, आपको पता है कि वो आप सेंट्रल है सारा, वहां पे आप समझते हैं कि सेंट्रल लाहौर है और वहां पे इस किस्म की एक्टिविटीज भी, प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत कॉमन है, अंदरून शहर है, हाँ जी, किले के साथ साथ जो है। तो वहां पे मैंने आप कह लें कि सेल्फ एफर्ट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ और MS साहब की मौजूदगी में जब हमने वहां पे स्क्रीनिंग करवाई तो अच्छा खासा नंबर वहां पे रिपोर्ट हुआ HIV का। और वहां पे इवन जो आप कहें कि जो सराउंडिंग में लोग काम कर रहे थे, जब मैंने उनको अपना एज अ पार्ट, इंटरव्यू का पार्ट बनाया तो उनमें से भी काफी लोगों को आप कह लें कि STDs चल रही थी। और STDs तो आपको पता है कि एसोसिएटेड होती हैं HIV के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ किसी भी किस्म का जो है वो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हुआ था। और जब मैंने उनको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके उनके साथ मैंने 1-to-1 इंटरव्यू करना शुरू किया तो पीछे हिस्ट्री जो थी वो मल्टीपल पार्टनर्स की निकल रही थी। एंड दे पीपल आर स्टिल वर्किंग ऑन डिफरेंट होटल्स। ठीक है, वो सलाद कटिंग में एंगेज थे, वो खाना पकाने में एंगेज थे। तो ये चीज जब मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में लेके आई तो फिर उन्होंने कह लें कि हॉस्पिटल ने अपनी एक एफर्ट की और पूरा एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया। उस स्क्रीनिंग प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने किट्स मंगवाई और फिर उस पूरे इलाके की बाकायदा स्क्रीनिंग की गई। तो मैं इस चीज में गवर्नमेंट को भी ये पॉलिसी देना चाहती हूँ बीइंग अ कंसल्टेंट कि हमारे जितने टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे अदर स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह HIV की स्क्रीनिंग को भी मैंडेटरी करना चाहिए। क्योंकि अगले 10 से 20 साल जो है वो मैं HIV के देख रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब आप भी इस प्रैक्टिस में माशाल्लाह आप भी जानते हैं कि HIV इज वेरी कॉमन। वो अलग बात है कि अंडर रिपोर्टेड केसेस बात नहीं लोग करते,
या इसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली ओपन नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। प्रेवलेंस ऑल्दो 0.1 है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बहुत काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास कह लें कि केसेस रिपोर्ट नहीं हो पाते ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग। या आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाते टेस्टिंग के लिए? जी, जैसे डॉक्टर साहब आपने कोरोना के लिए पॉलिसी बनाई थी कि HR आपको सैलरी ही तब देगा जब आप कोरोना की वैक्सीन करवाएंगे, तो व्हाई नॉट वी मेक सच काइंड ऑफ पॉलिसी फॉर HIV स्क्रीनिंग दैट इज बिकमिंग अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इन 10 to 20 years। तो वो भी एक इकोनॉमिकल बर्डन होने जा रहा है ना। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपनी ये खूबसूरत गुफ्तगू को यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर फातिमा मजीद ने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज के अंदर कम्युनिटी के लिए मैसेज छोड़ा, और कम्युनिटी में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं उनको, फिर जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, या इसके अलावा जितने भी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हैं, या बाकी जितने TB कंट्रोल प्रोग्राम है, जितने भी वायरल डिजीज़ के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, उन सबको एंगेज करके पब्लिक के लिए एक मैसेज छोड़ा कि आपको स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, और उस स्क्रीनिंग के आपके अपने लिए ही फ़ायदे होते हैं, ताकि आने वाली कम्प्लिकेशन से आप अपने आप को महफूज रख सकें। अब हम चलते हैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हमारे पास जो डॉक्टर ज़किया परवीन जो मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे यहीं से शुरू करते हैं कि HIV का जो रोल है गायनी के अंदर, जैसे ही कोई प्रेगनेंसी हुई या आपके पास कोई केस ऐसा आता है, वो फीमेल इनफर्टिलिटी का आ जाए या PCOS PCOD का आ जाए, तो जब आप बाकी टेस्टिंग लेती हैं तो उसके साथ आप स्क्रीनिंग भी लेते हैं, या इसमें आपका क्या आगे रोल है, किस तरह आप इसको देखते हैं? अच्छा डॉक्टर तनवीर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास जब भी प्रेग्नेंट लेडी एनरोल होती है, ये बता दूं कि मैं इंचार्ज रही हूँ न्यू करोल मैटरनिटी हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे ये एक चीज़ हमने कंफर्म की थी कि बेसिक टेस्ट के साथ तीनों स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, हेपेटाइटिस B, C, HIV। रीज़न बिहाइंड दैट, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा ना कि जब भी प्रोसीजर होते हैं तब हम ये करते हैं, लेकिन नहीं, हमें डिलीवरी में भी इस चीज़ का करना होता है, क्योंकि हम जो सेट्स यूज कर रहे हैं वो बाद में डिसइंफेक्ट होके दोबारा किसी और पे जब यूज हो तो ऐसा ना हो कि हमसे गलती हो जाए, या ऐसा जो इन्फेक्टेड हो वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर दे। इसीलिए मेरे हॉस्पिटल में तो ये तीनों टेस्ट हो रहे थे, B, C और HIV, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे इनकी ना ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। सेम विद द डिलीवरी, कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसको HIV हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटी चेंज हो जाती है, हमने उसके बच्चे को भी बचाना होता है और उसको फिर हमने स्पेशलाइज में टर्शी केयर में भेजना होता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि अब जो है ना, जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट, अब टर्शी केयर्स हर जगह पे ये तीनों टेस्ट ही मैंडेटरी हो गए हैं। और ये बहुत, हाँ जी, ये बिल्कुल मैंडेटरी हो गए हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। किट्स अवेलेबल हैं, और ये टेस्ट पे जो जब भी किया जाता है, CBC, यूरिन कंप्लीट, BSR, तो हेपेटाइटिस B, C, HIV होता है। अब लोगों में अवेयरनेस होगी। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने या पाकिस्तान एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने बहुत काम किया है, लोगों में अब अवेयरनेस है और ये हो रहा है। अब आ जाता है PCOD की आप बात कर रहे हैं, जब इनफर्टिलिटी का भी केस हमारे पास रिपोर्ट होता है तो उसके भी हम सारे टेस्ट करवाते हैं, यानी जो 5पन के केस आते हैं, 18 के केस आते हैं, हार्मोनल भी करवाते हैं क्योंकि हमने लेवल्स हार्मोन्स के देखने होते हैं, स्कैन्स होते हैं, और बेसिक ये सारे टेस्ट होते हैं, प्लस इन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ही कोई भी हमारे जो न्यू जोड़ा बनता है, शादी होती है, ज़वाजी ज़िंदगी में लोग जाते हैं, तो उनको कब तक वेट करना चाहिए और उसके बाद फिर उनको गायनोकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए अपना जच्चे बच्चे के लिए, या उनको ये महसूस होना शुरू हो गया मुझे 6 महीने साल हो गया, तो अब अगर मैं कंसीव नहीं कर पा रही तो मुझे कब जाना है डॉक्टर के पास, तो इसमें कितना टाइम लगना चाहिए? अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये है कि हम 2 इयर्स का कहते हैं कि 2 साल तक आप दोनों जो है ना टाइम लें और एक दूसरे के साथ रहें। ये ना हो कि हस्बैंड जी बाहर रहता है और ये और बीवी हाँ, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, हम ये कहते हैं 2 साल 2 इयर्स, लेकिन डिपेंड अपॉन एज। अगर लेट शादी हुई है तो हम 2 साल नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे कि फौरन आए और देखें कि क्या इश्यूज हैं किससे। दूसरी बात है, ऐसी वो तमाम बच्चियां जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ठीक नहीं है स्टार्टिंग से हार्मोनल इम्बैलेंस है, या उनके जो है ना चेहरे पे बाल निकल आना, चेहरे पे बाल है, वेट बहुत ज्यादा है, 20-25 दिन ऊपर नीचे हो जाना, वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो उनको फौरन आना चाहिए ताकि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो, क्योंकि हम सिम्टम्स को तो ट्रीट कर सकते हैं, PCO क्योरेबल नहीं है, हम PCO को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो PCO से में रिलेटेड
प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हमने ठीक करना है। उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, उनके वेट को रिड्यूस करके, उसमें हार्मोन्स दे के, उनके खाने पीने की जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको चेंज करके, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो फ़ौरन आए ताकि हम उन्हें जो है ना, जैसे ये अक्सर हमने देखा कि डिफरेंट जो डाइटिशियन होती हैं वो कहती हैं कि PCOS या PCOD गायनी का मसला नहीं है, ये हमारा मसला है, हम डाइट से ही इसको ठीक कर सकती हैं। तो क्या ये ठीक है? नहीं, डाइट से तो उन्होंने वेट गेन को ठीक करना है ना, हार्मोन्स को तो वो ठीक नहीं कर सकती ना। वो तो फिर जाहिर बात है। और जो ओव्यूलेशन नहीं हो रही वो भी वो नहीं कर सकती, क्योंकि हमने तो फिर हार्मोन्स दे के ओव्यूलेशन करनी है ना, ताकि फॉलिकल्स बने। वो हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं। देखिए PCOS के ऐसा नहीं कह सकते कि जी वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ठीक है ना। अब इसमें स्टेजेस आ जाती हैं। तो ये कि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं, तो फिर हो जाते हैं बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि वो फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन से होते हैं। हमें जो है ना वो देना पड़ता है प्रॉपर। अगर पेशेंट ने PCOD या PCOS से अपने आप को बचाना है तो उसको इसका मतलब है कि अपना वेट जो है ना वो रिड्यूस करना होगा। हाँ जी। और डाइट बैलेंस डाइट लेनी होगी ताकि उसका वेट ना बढ़े, फैट ना निकले। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सेल्फ अगर हम ये कहें कि कुछ लोग ये अगर जानना चाहते हैं कि अगर उनको ये कैसे पता चलेगा कि वो PCOS उनको है, PCOD, उसमें तो एक तो डेट की इनरेगुलरिटी होगी, हार्मोनल चेंजिंग होगी, या स्कैन वगैरह कराना पड़ेगा? नहीं, वो तो हमारी फिर बाद में जब हम डायग्नोसिस करने लगते हैं तब हम जो है ना इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं। ठीक है। पेशेंट तो आपके पास यही कंप्लेंट के साथ आता है ना, मुझे मेंसेस ठीक नहीं आ रहे। कभी आते हैं, कभी 3-3 महीने नहीं आते, कुछ लोगों को साल नहीं आते, और वो इस चीज पे बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखते, अवेयरनेस और ओरिएंटेशन ना होने की वजह से। तो मेन वो आपके पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की वजह से आएगा, वेट गेन की वजह से आएगा, हाँ, फेशियल हेयर की वजह से आएगा, एक्नी की वजह से आएगा। ये 4-5 चीजें जिसकी वजह से जब वो हमारे पास आते हैं तब फिर हम जो है ना इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं, उनके हार्मोनल लेवल्स करवाते हैं, थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद स्कैन करवाते हैं। स्कैन में फिर हम ओवरीज को देखते हैं, क्योंकि जो है ना छोटी छोटी जो है ना फ्लूइड जो है ना सिस्टिक ओवरीज बन जाती हैं और उनमें जो है ना ओवल्यूशन नहीं हो रही होती। और हार्मोन्स में फिर हम सारे हार्मोन्स करते हैं, जिसमें जो मेल हार्मोन होता है वो ज्यादा होता है, एंड्रोजन लेवल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हिस्टोरिज्म और ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जिसमें आप ये TFTs करवाते होंगे ना, थायराइड फंक्शनल टेस्ट हो गया, LH है, FSH है, सीरम प्रोलैक्टिन है, LH हो गया, FSH हो गया, सीरम प्रोलैक्टिन आ गया, और CBC वगैरह, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें वो सारी तो बेसिक हैं। असल में हार्मोनल प्रोफाइल बनती है, 4 यही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फातिमा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपसे हम सीखने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में, तो हमें बहुत ज़्यादा जो वो नॉलेज भी आपसे मिलता है, क्योंकि पब्लिक में आप रहती हैं और काम करती हैं। तो ये जो आप कैंपिंग करती हैं, इसमें एस्टिमेटेड आपके कितने एक्सपेंस आते हैं? कि अगर कुछ जो लोग हमें देख रहे हैं या कुछ ऐसी जो NGOs हैं जो काम कर रही हैं पेपरों पे लेकिन वो फील्ड में नहीं है, तो वो अगर हमारे साथ अटैच हो कि इस प्रोग्राम को आगे ले जाना चाहें, तो आप ये समझती हैं कि एक कैंपिंग पे कितनी कॉस्ट आ सकती है? जी डॉक्टर साहब, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हाउ मेनी पीपल्स जो है वो हमारे साथ एंगेज होने जा रहे हैं, या आपका कह लें कि कैचमेंट एरिया कौन सा है। ठीक है। अगर आप लाहौर के डिफरेंट टाउन्स की अगर बात करें तो हर टाउन्स की पॉपुलेशन डिफरेंट है। ठीक है। तो अगर सिर्फ लाहौर की टेरिटरीज में हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आप कह लें कि इट डिपेंड्स कि आपका कैचमेंट एरिया क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको बजट कर सकते हैं। अगर स्क्रीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपको पता है HCV या हेपेटाइटिस C या आपकी जो HIV की किट है वो मार्केट में कितने की अवेलेबल है। तो पर किट जो है वो, अगर कुछ लोग एज अ डोनर भी हमारे साथ काम करते हैं, वो हमें फंडिंग करते हैं। ठीक है। तो उसकी रियल टाइम सारी की सारी बजट की जो कॉस्ट है और वो सारी चीजें हैं जो उनको आगे प्रोवाइड भी कर दी जाती हैं। तो बहुत से लोग जो डोनेट करना चाह रहे होते हैं, अगर उनको हम एक रफ एस्टिमेट दे दें जो बेसिक स्क्रीनिंग का है मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो इट वुड बी हेल्पफुल। अराउंड आप कह लें कि 40-50,000 में जो है वो हम आप कह लें कि 10 to 15,000 को हम उसमें फुल स्क्रीनिंग जो ना, फुल स्क्रीनिंग एक टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, नॉट ऑल टेस्ट। ठीक है। वो भी अगर हम होलसेल पे अगर उन किट्स को लेते हैं तो फिर ये मुमकिन है। अदरवाइज आप रेगुलर किसी भी स्टोर से जाके उन किट्स को खरीदें तो अराउंड 10,000 या 12,000 की पॉपुलेशन पे आप उसको नहीं कर सकते। तो इट ऑल टोटली डिपेंड अपॉन कि कितने नंबर ऑफ पीपल को आप एंगेज करना चाह रहे हैं और कितने नंबर ऑफ टेस्ट आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं। प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी
कि जो हमारी प्रिवेंशन होती है वो बेसिकली 3 तरह की होती है। एक प्राइमरी प्रिवेंशन होती है, एक सेकेंडरी होती है और एक टर्शरी होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन ये होती है डॉक्टर साहब के हमारे पास डिजीज आ गई है, अब हमने उसको किस तरह से डिफरेंट टेस्ट कैसे उस पर अप्लाई करने हैं। लाइक HIV आ गया तो आगे उसका फर्दर PCR एलाइजा कैसे करवाना है या किस तरह से उसको लेके चलना है। सेकेंडरी स्टेज हमारे पास प्रिवेंशन ये हो गई है, आ जाती है हमारे पास कि अब हमारी आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने ट्रीटमेंट साइड पे उसको किस तरह से लेके चलना है। अगर वायरल है तो उसको हमने ट्रीटमेंट लाइन 1 देनी है, ट्रीटमेंट लाइन 2 देनी है या 3 देनी है, इसी तरह से HCV एंड वाइस वर्सा। सेकेंडरी में ये है कि डिजीज होने के बाद टोटल डिसेबिलिटी आ जाती है, अब रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो पेशेंट को इसी डिसेबिलिटी के साथ गुजारनी है, तो दिस इज दी टर्शरी प्रिवेंशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लें कि लेवल जो प्रिवेंशन का है ना, दैट इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। बेसिकली प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर हम टोटली रिस्क फैक्टर्स को ही खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस ना करने से HIV या STD होता है, तो हमने उस पर काम करना है बीइंग अ कंसल्टेंट। हमने उन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट लॉज या रेगुलेशन बनाने हैं या जिस तरह से हमने पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, तो ये है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन अगर हम अपनी कम्युनिटी में ओपन कर देते हैं तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तक जा ही नहीं सकते। इवन हमें इन स्क्रीनिंग टेस्टों की भी जरूरत नहीं पड़ सकती। तो मेन जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो रिस्क फैक्टर्स को खत्म करने पे काम होना चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्री। हमारे पास अद्वियात की कमी है, न्यू टेक्नोलॉजी की कमी है, डायग्नोस्टिकों को हम उस तरह से टारगेट नहीं कर सकते, रादर देन कि हम काम करें कि हम रिस्क को ही खत्म करें, हम जड़ से उस चीज को खत्म कर रहे हैं। ठीक होगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर ज़किया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पब्लिक अवेयरनेस के लिए, एक तो हमने PCOS और PCOD पे बात कर ली कि ये ट्रीटेबल भी हैं, इसको काबिल इलाज भी हैं, मेडिसिन से भी हम कर सकते हैं, थ्रू लाइफ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, डाइट हैबिट्स को भी चेंज कर सकते हैं, अपना वेट रिड्यूस करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आपके क्लिनिकल ट्रायल में या हॉस्पिटल में कोई पेशेंट रिपोर्ट होता है इस कंप्लेंट के साथ कि मेरी 2 से 3 साल हो गए हैं शादी को, तो अब मेरा चूंकि मैं आगे कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसमें आप ये समझती हैं कि मेल और जो फीमेल होती हैं उन दोनों को आपके पास आना चाहिए और दोनों के टेस्ट होने चाहिए? अच्छा, थोड़ा सा मैं पहले इस पे एक चीज़ ये बताती चलूँ PCO से रिलेटेड, फिर मैं आपके इस सवाल पे ये आती हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हमें ही PCOS क्यों हुए। ठीक है, तो हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, PCOS का कॉज अननोन है, लेकिन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली हिस्ट्री ही चलती आ रही है तो वो जेनेटिक है। हाँ, मतलब उसकी बहन को था, मदर को भी था, हाँ जी, तो वो PCOS जेनेटिक चलता है। सेकंड, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा है, ये लोगों को होती है लेकिन लोग चेक ही नहीं करवाते। हाँ, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के जो है ना उसमें PCOS के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तभी ये वेट गेन और इस तरफ जा रहा होता है, रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। अब आ जाते हैं कि एक इनफर्टाइल कपल मेरे पास आया है और उसने मुझसे आके किया। देखिए, फीमेल्स पे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन ये कि मेल का एक टेस्ट है, सीमेन एनालिसिस, ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है। तो उसके भी हार्मोनल टेस्ट की जरूरत पड़ती है, मेल के TFT, वो सब पहले सीमेन टेस्ट होता है, उसके बाद देखा जाता है। लेकिन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों की एज, फिर कजन मैरिजेस, ठीक है, जब आप हिस्ट्री लेते हो तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हमने इनको किस तरफ लेके जाना है। तो हमारा एक जो है ना पूरा एक प्रोफाइल है कि हमने किस तरीके से हिस्ट्री लेनी है, उसी में ही हम रूल आउट चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एज ठीक है, वेट का पता चल गया, तो दोनों कपल्स का ही हो रहा होता है। लेकिन फीमेल के बहुत ज्यादा टेस्ट के बावजूद अगर कंप्लेंट्स नहीं है, जैसे अगर PCOS नहीं है, तो फिर बहुत जरूरी है कि मेल का तो हमें हर सूरत में सीमेन एनालिसिस टेस्ट चाहिए। अगर वो ठीक है, फिर हम फीमेल की लाइन पे चल पड़ते हैं कि चले हम मेल का तो ठीक हो गया, फीमेल की तरफ चलते हैं। ठीक होगा। जी डॉक्टर फातिमा, आपके पास 1 मिनट है, आप पब्लिक को कोई मैसेज कन्वे करना चाहें? जी, मैं पब्लिक को यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, स्पेशली गवर्नमेंट के हवाले, गवर्नमेंट को इसके साथ एसोसिएट करके कि स्क्रीनिंग पे हमारे लिए बहुत से मसाइल हैं, बिकॉज बहुत सी डिजीजेज जो है वो स्टिग्मेटाइज्ड है। वेस्टर्न कंट्रीज ने किस तरह से इन सारी की सारी डिजीज को कैटर किया, तो उसके लिए उन्होंने एक ही पॉलिसी अपनाई है और वो है सेल्फ किट टेस्टिंग का।
जो कल्चर है। तो हमारे यहाँ सेल्फ किट टेस्टिंग के लिए जो है वो हमें कम्युनिटी को पहले अवेयरनेस देने की जरूरत है, और देन हमें चाहिए कि हम जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, वो खुद से एंगेज करे और घरों पे इन स्क्रीनिंग टेस्टों को परफॉर्म करे और रिजल्ट्स लाके जो है वो 1-to-1 अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस कर ले। तो इसके साथ ना सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो सकती है बल्कि डिजीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगेन इसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट को स्टैंड लेने की जरूरत है, और गवर्नमेंट के स्टैंड के साथ साथ जितने भी पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हैं, जितने भी हमारे फिजिशियंस हैं, उनको चाहिए कम्युनिटी फिजिशियंस को कि वो लोगों को अवेयरनेस और इन प्रैक्टिसेस के बारे में पहले एक रिहर्सल करवा दी जाए, वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस दे दी जाए, और देन हमें अपनी इस जो कल्चर है सेल्फ किट टेस्टिंग का जो मैंने आपको कल्चर बताया, वो हमें लोगों को, आम पब्लिक को जो है वो प्रोवाइड कर देना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अपनी बीमारी जो है वो अपने फिजिशियन तक लेके आ सके। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़किया परवीन, आपने हमें टाइम दिया और आपके खुसूसी टाइम का शुक्रिया। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा मजीद, कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ, हमारे साथ थी। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि हमने PCOS और PCOD, इसके अलावा HIV, HCV, HBsAg यानी हेपेटाइटिस B, C और एड्स, इससे आपने अपने आप को किस तरह बचाना है, हमने कम्युनिटी के लिए मैसेज छोड़ा। PCOS PCOD की वजह से होने वाली फीमेल इनफर्टिलिटी जो है उसको किस तरह टाइटल करना है, हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि आपको अगर इस तरह के मसाइल होते हैं तो आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है, आपने अपनी डाइट हैबिट्स को बदलना होता है, आपने अपनी फिजिकल मूवमेंट करनी होती है, और फिर आपने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके या फिजिशियन से जाके कंसल्ट करना होता है, फिर उसके मुताबिक लेके आपने आगे चलना होता है ताकि आने वाली जो आपकी फीमेल इनफर्टिलिटी के जो मसाइल होते हैं उससे आप अपने आप को महफूज रख सकें। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपने जो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर एक नए सेशन के साथ, आपके नए सवालों जो आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।